शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम। तो आज की न्यूज़ की जो ख़ास बात हम देखने वाले हैं वो इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप को बताती है। अभी हाल फिलहाल के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो क्लोज़ होते जा रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है चाइना, क्योंकि चाइना को काउंटर दोनों देश ही कर रहे हैं। भारत अपनी सीमा में लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका उस चाइना से सब तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। तो चाइना को ही काउंटर करने के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत कर रहे हैं। इसी तारतम्य में देखा जाए तारतम्य में तो GEF-414 टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को ट्रांसफ़र करने वाला है। इससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का इंजन रहता है। ये इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइटर जेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, देखा जाए तो अभी उनकी अमेरिका का दौरा चल रहा है, वहाँ से फिर वो रिटर्न होने वाले हैं। इनका ये विज़िट कई मायनों में ऐतिहासिक रही। उनके इस दौरे में अमेरिका और भारत के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े समझौते हुए हैं। एक जो समझौता है उसमें भारत को अमेरिका GEF-414 टेक्नोलॉजी देने वाला है। फाइटर जेट बनाने वाली इस तकनीक के आने से भारत का डिफेंस सिस्टम कई गुना मजबूत हो जाएगा। दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास में फाइटर जेट बनाने की तकनीक है। ये देश हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। इसका मतलब है पूरी दुनिया में जितने भी फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं वो इन्हीं देशों ने बनाए हैं। इसमें भारत का भी नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को GEF-414 इंजन टेक्नोलॉजी देने वाली है। HAL भी अब ये इंजन बनाने का काम कर देगा। इसकी कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। GEF-414 टेक्नोलॉजी फाइटर जेट के इंजन बनाने की ये एक टेक्निक है। अमेरिकी नेवी इसी तकनीक से बने इंजन का अपने फाइटर जेट पर इस्तेमाल करती है। GEF-414 तकनीक से बने फाइटर जेट इंजन का भारत अपने हल्के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस में कर सकता है। तेजस में ये इंजन को लगा सकता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल फाइटर जेट बनाने में लगभग 30 साल से हो रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में इस टेक्नोलॉजी से बने इंजनों का फाइटर जेट पर यूज़ किया जाता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे बने इंजन अभी तक 50 लाख से अधिक घंटे की उड़ान भर चुके हैं। मतलब इनकी कैपेसिटी काफ़ी अधिक रहती है। इंजन बनाने वाली कंपनी ने अब तक 16 से भी ज़्यादा इंजन बनाए हैं। इस टेक्निक के इंजन की कुछ खास बात रहती है, कुछ खास टेक्नोलॉजी इसमें रहती हैं। इनको डिजिटल तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसमें कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं दोस्तों मैप वाले हिस्से की तरफ में। मैप वाले हिस्से के बाद में हम एडिटोरियल वाले हिस्से को चालू करेंगे। तो मैप के अंतर्गत हम ज़्यादा कुछ तो नहीं देख रहे हैं, मात्र एक जल संधि के बारे में बस हम थोड़ा सा मैप देख रहे हैं। कुक स्ट्रेट, ठीक है, कुक जल संधि। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं 2 द्वीपों को अलग करने का काम करती है ये जल राशि, ठीक है, जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। और ये पूरा का पूरा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूजीलैंड का है, और न्यूजीलैंड की ये कैपिटल हो गई वेलिंगटन। इसके जो 2 बड़े बड़े द्वीप हैं, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड, दोनों को अलग करने का काम करती है कुक स्ट्रेट। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे, तो इसी में जो इम्पोर्टेंट लोकेशन नज़र आई थी वो थी कुक स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यदि हम बात करें तो ये सभी महाद्वीपों में इसका साइज़ सबसे छोटा है। ये लोकेटेड है दक्षिण वाले गोलार्ध में। मकर रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। ये एक द्वीप के रूप में है। आप देखते हैं कि चारों तरफ से पानी से ये घिरा हुआ है।
अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत और इजिप्ट के रिलेशन को बताता है कि दोनों देशों के रिलेशन कितने ज़्यादा पुराने हैं, इजिप्ट भारत के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इजिप्ट अभी कौन कौन सी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत इस चीज़ को कैसे करके हैंडल कर सकता है। यदि हमें मेंस में लिखने के लिए आता है तो वो इसी प्रकार से आएगा, द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बायलैटरल टाइज इज़ नॉट ड्यू टू ए लैक ऑफ बायलैटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल संबंध है उनके बीच में परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये नहीं है कि जो बायलैटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बनाए गए हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बट देयर एफिकेसी एंड सेंस ऑफ पर्पस। उसका रीज़न क्या है, उनकी दक्षता है और उनका पर्पस है। मेन रीज़न ये है, इसीलिए दोनों देशों के रिलेशन जो होते अच्छे से नहीं बन पाए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। एस्क्वायरिंग द सर्किल 8 द इंडिया इजिप्ट समिट। तो समिट के बारे में चर्चा करी जाती है। देयर इज़ ए डेंजर दैट आफ्टर एन एड्रेनालाइन रश्ड एंड कॉन्सिक्वेंशनल पार्लरी इन यूनाइटेड स्टेट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू इजिप्ट, जून 24 से लेकर के 25 2023 के बीच में इसको डेट रखा गया है। मे अपियर टू बी ए बिट अंडरवेलमिंग का मतलब होता है फेल टू इम्प्रेस, इट इज़ एनीथिंग बट। कहा जा रहा है अभी तो आप अमेरिका की यात्रा से होकर के आ रहे हैं, इसके बाद इजिप्ट की प्लानिंग करेंगे, तो अमेरिका से यदि आप आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि उतना ज़्यादा जो रिलेशन है उतना ज़्यादा अच्छा ना रहे। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए भारत और इजिप्ट के जो रिलेशन हैं वो 2750 BCE से कहना चाहिए रिलेट आप इसको कर सकते हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से हम इजिप्ट और भारत को लिंक करके देख सकते हैं। तो 2775 BCE की बात है। फारोह साहुर सेंट शिप्स टू लैंड ऑफ पंत। फाराहो साहुर इन्होंने शिप भेजा था लैंड ऑफ पंत। लैंड ऑफ पंत मतलब पेनिसुलर इंडिया में इन्होंने जहाज भेजा था आज से 2750 BCE पहले। बाय द मिडल ऑफ सेकेंड मिलेनियम ऑफ BCE के यदि आप सेकेंड मिलेनियम वाले टाइम पीरियड की तरफ में जाते हैं तो जो इजिप्टियन ममीज लपेटे जाती थी इन मसलिन डाइड विद इंडिगो बोथ फ्रॉम इंडिया। मसलिन आप कहाँ से मंगा रहे हो, डाई आप कहाँ से मंगा रहे हो, इंडिया से मंगा रहे हो। तो ये दो प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं ऐतिहासिक तौर पर। अब यहाँ पर इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन के बारे में बताया जाता है। इंडिया का जो ट्रेड रहा था मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री के साथ में वो है $6061 मिलियन का 2022-23, हैविंग डिक्लाइंड बाई 17%। देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो 17% की गिरावट देखने को मिली है। नियरली ए थर्ड ऑफ इट वाज पेट्रोलियम रिलेटेड। 1/3 इसका जो हिस्सा था वो पेट्रोलियम से रिलेटेड था। इंडिया इजिप्ट का 6वें नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है, जबकि इजिप्ट इंडिया का 38वें नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। वहीं इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात करें इजिप्ट में, वो फैला हुआ है 50 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट के रूप में। इसका टोटल आप करेंगे तो $3.15 बिलियन निकल करके आएगा। हाफ ऑफ द सम कंट्रीब्यूटेड बाय ए सिंगल कंपनी। इसको आप कह सकते हैं कि कोई सिंगल कंपनी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसका आधा। वहीं इजिप्ट की तरफ से देखा जाए तो इजिप्ट ने हमारे देश में $37 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड देयर आर लेस देन 5000 इंडियंस इन इजिप्ट। 5000 से भी कम लोग इजिप्ट में रहते हैं और एक
1/5 जो हिस्सा है इनमें से वो स्टूडेंट लोगों का है। अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बायलैटरल टाइज के बारे में बताया जाता है। दोनों देशों के बीच में यदि बायलैटरल टाइज अंडर परफॉर्मेंस कर रही है तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो इसका रीज़न यही बताया जाता है कि हमने जो संस्थागत चीज़ें बनाई हैं वो तो बेहतरीन है, लेकिन उनकी एफिकेसी कितनी दक्षता है और किस पर्पज़ से हमने उनको बनाया है, ये इस बात पर निर्भर करता है। इंडिया हैज़ ए जॉइंट कमीशन, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन एंड एटलीस्ट 9 जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इंडिया ने क्या काम किया है, जॉइंट कमीशन बनाए हैं, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन खोले हैं, इसके साथ साथ में जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी स्थापित किए हैं। इनके जो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने विज़िट किया था इजिप्ट की ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। पिछले सालों में डिफेंस मिनिस्टर भी गए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स भी इजिप्ट की यात्रा पर गए हैं। It had a bilateral summit less than 5 months ago when Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi visited India। अब हमारे और इजिप्ट के बीच में हम देखते हैं 5 महीना पहले इजिप्टियन प्रेसिडेंट इन्होंने विजिट किया था इंडिया की। आप बात करी जाती है कि दोनों देशों के बीच में यदि रिलेशन को मजबूत करना है तो सबसे पहले हमें चैलेंजेस को समझना होगा कि कौन कौन से चैलेंजेस को इजिप्ट फेस कर रहा है, इसके साथ साथ में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी इजिप्ट भारत को प्रोवाइड कर सकता है। इफ़ द forthcoming Cairo summit is not become yet another event management exercise, it would need to leverage the opportunities while avoiding the pitfalls। यदि आने वाला जो कायरो का समिट है यहाँ पर भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है आगे चल कर के आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको लिवरेज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो है समस्याएं हो सकती हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है नुकसान। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इजिप्ट भारत के लिए या फिर अन्य किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इजिप्ट देखा जाए तो काफ़ी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर 105 मिलियन लोग रहते हैं। इसके साथ साथ में इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो इसकी इकोनॉमी का साइज़ है 378 बिलियन डॉलर। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये स्थिर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं सेना का शासन चल रहा है या फिर विद्रोह चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इंडिया के जैसे ही है। इसके अलावा देखा जाए तो इजिप्ट लार्जेस्ट इम्पोर्टर माना जाता है पेट्रोलियम वीट के मामले में विश्व का लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है। कार बाहर से मंगवाता है, कॉर्न खरीदता है, फार्मास्यूटिकल खरीदता है, ऑल ऑफ विच इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू सप्लाई। तो इन सारी चीज़ों को भारत सप्लाई कर सकता है। हम गेहूं भेज सकते हैं, हम रिफाइंड पेट्रोलियम को भेज सकते हैं क्योंकि हम कच्चा माल खरीदते हैं और उसको रिफाइन करके बेच सकते हैं। गेहूं का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, कार हम बेच सकते हैं, ठीक है। कॉर्न है, फार्मास्यूटिकल है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सप्लाई कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा देखा जाए तो जो इजिप्टियन गवर्नमेंट है हैज़ एन एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडा। इजिप्ट की सरकार चाहती है कि अभी कुछ और नए नए प्रोजेक्ट हम लाना चाहते हैं, जैसे कि 49 मेगा प्रोजेक्ट लाना चाहती है यहाँ की सरकार। इसमें शामिल है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कायरो में कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। यहाँ पर 58 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया जाना है। आगे देखा जाए तो 25 बिलियन डॉलर का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाना है। इसके साथ साथ में 23 बिलियन डॉलर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क लगाया जाएगा। 2015 से 2019 के बीच में इजिप्ट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा था। दीज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया, और ये सारी की सारी बातें इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। इजिप्ट के मामले में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि इजिप्टियन इकोनॉमी इज़ इन सीरियस क्राइसिस। अभी वहाँ की जो इकोनॉमी है उतने अच्छे तरीके से नहीं कामकाज कर पा रही है,
ठीक है। इकोनॉमी कामकाज करने का मतलब ये है कि वहाँ जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो उतनी ज़्यादा अभी सही तरीके से नहीं चल रही हैं। द ह्यूज फाइनेंशियल कमिटमेंट टू हैव coincided with स्टैटिक इकोनॉमी, पेंडेमिक, ग्लोबल स्लोडाउन, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ की भी जो इकोनॉमी है बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुजर रही, जैसे कि पेंडेमिक से गुजरी है, ग्लोबल स्लोडाउन को इसने फेस किया है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से ये प्रभावित हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी कम हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो इंपोर्ट वाला सेक्शन है उसका भी कम हो गया है। इंपोर्ट सच एज सीरियल्स हैव बिकम कॉस्टली, और बाहर से चीज़ों को जो मंगवाना है काफ़ी महंगा पड़ जा रहा है। वहीं एनुअल इन्फ्लेशन की बात करें, हम महंगाई की बात करें तो वो 30% के भी ऊपर चल रही है, और जो करेंसी है इसने अपनी जो वैल्यू है उसको काफ़ी ज़्यादा खो दिया है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है यहाँ की मुद्रा में। फॉरेन एक्सचेंज की बात कर लें तो यहाँ पर जो है डॉलर की कमी चल रही है, जिससे वो एसेंशियल कमोडिटी को इंपोर्ट कर सके। वहीं जो $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज रहा था जिसको प्रोवाइड किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 6 महीना पहले, इट इज़ कंडीशनल ऑन द टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म विच आर स्पटरिंग ड्यू टू इंट्रेंच्ड इंटरेस्ट एंड क्रॉनी कैपिटलिज्म। यहाँ पर क्रॉनी कैपिटलिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है राजनीतिक नेता और सरकारी ऑफिसर्स के करीबी संबंध रखने वाले व्यक्ति या व्यवसाय बाजार में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सीधी बात है कि अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको किसी भी चीज़ का फ़ायदा दिलाना, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई अपना रिश्तेदार हो। वहीं गल्फ़ देश भी इस कंट्री का काफ़ी कुछ समर्थन कर रहे हैं। गल्फ़ अरब स्टेट इनिशियली तौर पर सपोर्ट किया था इजिप्टियन इकोनॉमी को लगभग $30 बिलियन से, बट हैव बीन लेटली रिलक्टेंट सिटिंग वेरियस गवर्नेंस इशूज़ इन इजिप्ट। लेकिन बाद में ये जो कंट्री है ना उतना ज़्यादा आगे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट में कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड इशू चल रहा था। इजिप्ट का जो फॉरेन डेब्ट है वो $163 बिलियन से भी ज़्यादा है, मतलब जीडीपी का 43%, एंड इट्स नेट फॉरेन असेट्स आर -$24 बिलियन। इसका जो नेट फॉरेन एसेट्स है वो कितना है, वो माइनस में है, -$24 बिलियन। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो भारत और जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड बातें यहाँ पर बताई जाती कि जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है, इस बार भारत खुश है कि नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं। तो जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको कम करने की दिशा में ईमानदारी से प्रयास जो भी चल रहे हैं उनको हमें जारी रखना होगा। वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत पिछले साल की तुलना में 8 पायदान ऊपर चढ़ा है, मतलब लैंगिक समानता हासिल करने के लिए भारत की तरफ से काफ़ी कुछ प्रयास किए गए हैं। टोटल 146 देश हैं, इनमें से भारत की रैंकिंग 127वें नंबर पर है, लेकिन ये बेहतर आंकड़ा कुल लैंगिक अंतराल का करीब 64% तक कम होना शायद ही खुशी का कोई सबब हो सकता है। भारत के सामने इस सूचकांक के 4 प्रमुख बिंदु हैं: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण में से हर एक में सुधार करने की गुंजाइश है। 4 प्रमुख पॉइंट है जहां पर हमें काम करने की ज़रूरत है। महिलाओं को भी हमें पार्टिसिपेट करना होगा इकोनॉमिक, जैसे कि अभी हम बात करें, ज़्यादातर आपके घर में देखेंगे जॉब में कौन रहते हैं, कमाई कौन करते हैं, महिलाएं केवल घर का कामकाज करती हैं। तो जो आर्थिक भागीदारी है महिलाओं की, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में महिलाओं को उतारना हो। देखिए आप खुद कि कितनी कम महिलाएं प्रधानमंत्री बन पाई हैं। महिलाओं को कितना ज़्यादा मौका दिया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं,
जिसमें हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आबादी के हिसाब से आप देखें, दुनिया में हम सबसे नंबर 1 पर हैं। देश का आधा हिस्सा अर्थव्यवस्था, विकास और समाज के समग्र कल्याण में योगदान दे सके, हमें कुछ ऐसा करना है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद जमीनी लेवल पर किए गए प्रयासों की बदौलत भारत ने शिक्षा और स्थानीय शासन में 40% से भी ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व के साथ राजनैतिक सशक्तिकरण के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से भारत ने शिक्षा में, चाहे वो लोकल गवर्नेंस हो, यहाँ पर 40% से भी ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व हमको देखने को मिला है। जैसा कि ये रिपोर्ट बताती है कि महज 15% सांसद ही महिलाएं हैं। हमारे देश में जितने भी सांसद हैं उनमें से मात्र 15% ही महिलाएं हैं, जो 2006 में इस रिपोर्ट के पहले संस्करण के बाद से भारत में सबसे ज़्यादा है। 2006 से अब तक आप देखोगे तो मैक्सिमम 15% ही हो पाई हैं। संसद को इस हकीकत के मद्देनज़र लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर कार्यवाही करके इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए कि जो लंबे टाइम पीरियड से लटका हुआ बिल है महिला आरक्षण विधेयक, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है और ये काम अभी तक लटका हुआ है। इस विधेयक को 1996 में संसद में पेश किया गया था। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में चीज़ें कहाँ खड़ी हैं, इस बात को समझने के लिए इस तथ्य पर आप गौर कर सकते हैं। 1963 में एक राज्य का दर्जा पाने वाला नागालैंड अपनी पहली 2 महिला विधेयकों को 2023 में ही चुन सका। 1963 में स्टेट बना है नागालैंड और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर 2 महिला विधायक बनी हैं, वो भी 2023 में बन पाई हैं। भारत की कंडीशन इतनी ख़राब चल रही है, आप सोच सकते हैं जेंडर गैप कितना ज़्यादा है। तो पुरुषों और महिलाओं को एक जैसी आर्थिक भागीदारी हमें प्रोवाइड करना है, अवसर देना है। इसके मामले में भारत 40% से भी कम समानता के साथ सबसे नीचे वाले हिस्से में चल रहा है। जहां एक तरफ जहां वेतन और आय में समानता के मामले में स्थिति थोड़ी सी सुधार हुई है, वहीं जो बड़े बड़े पद होते हैं, टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं, टेक्निकी की भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। ज़्यादातर आप देखना इंजीनियरिंग का कोर्स कौन करता है, ज़्यादातर देखना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कौन कर रहा है, आईटीआई ज़्यादातर कौन करता है और आईटीआई से रिलेटेड जॉब ज़्यादातर कौन करता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे आईटीआई हो। तो जो टेक्निकल वाली पोस्ट है ना, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम है। चिंता का एक और सबब स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में भारत का प्रदर्शन रहा है। हालांकि जन्म के टाइम में जो लिंगानुपात है, इसमें सुधार ने 1 दशक से भी ज़्यादा वक्त तक धीमी प्रगति के बाद इस मसले पर समानता ला दी। देखा जाए तो हम लिंगानुपात के मामले में भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ज़रूरी यह है कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज के ज़रिए शिक्षा हासिल करने का मौका दिया जाए। इसके साथ साथ में उन्हें सवैतनिक कार्यों की भी ज़रूरत है। ऐसे काम उनको मिलने चाहिए जिनसे उनको पैसा मिले। महिलाएं घर पर इतना ज़्यादा काम करती हैं, 1 रुपया नहीं मिलता है, बस घर में पूरे 24 घंटे लगी रहती हैं। उनमें से कईयों के पास भुगतान वाले काम को चुनने के लिए वक्त या ऊर्जा नहीं बचती है कि ऐसा कोई काम कर सकूं जिससे 2 रुपये आ सके। इतना टाइम ही नहीं बचता, इतनी एनर्जी ही नहीं बचती है। इसके अलावा लड़कियों को नौकरी सुनिश्चित करने वाली शिक्षा हमें देना है। पोषण सहित विकास के तमाम सूचकांकों में ऑटोमेटिक तरीके से हमें सुधार करना है। शिक्षा देना है, पोषण के ऊपर भी ध्यान रखना है और जो खराब मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कम उम्र में विवाह का दुष्चक्र हमें तोड़ना होगा। कम उम्र में जो शादी हो जाती है उसको हमें रोकना होगा। जहां महामारी ने जीवन की भंगुरता को उजागर कर दिया है, वहीं ये महिलाओं के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल टाइम रहा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो किसी के घर में काम करने जाती थी, ठीक है, उनका कामकाज बंद हो गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे कामों में जो लगी हुई थी, अब सीधे अपने घर आ गई वापस, फिर दोबारा नहीं जा पाई थी।
इसके अलावा उन्हें अक्सर अपनी सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ती है। ठीक है, सेफ्टी के मामले में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होती रहती हैं। महामारी ने भले ही 2030 तक लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हो रही प्रगति को रोका था, लेकिन इसमें मौजूद अंतर को पाटने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ काम जारी रहना चाहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद न्यूज़ में क्या बताया गया है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो अभी लेटेस्ट डाटा है या फिर इतनी ज़्यादा जो इसकी चर्चा चलती है, ठीक है, बहुत सारे संस्करण इसके अभी तक आए हैं, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेनली कंसर्न उठाया जाता है वो डिसेबिलिटी को लेकर के है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं सरकार के ऊपर के कि आप जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में डिसेबिलिटी के डाटा को क्यों नहीं कलेक्ट करते हो। ठीक है, जब तक आप डेटा को कलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि डिसेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, पहले 10 लोग थे तो आने वाले टाइम में या फिर 1 साल के बाद वो 20 लोग हो गए हैं। तो यदि डिसेबिलिटी बढ़ रही है तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, उनको उनके लिए स्कीम चलाना, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सारे काम सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन यदि सरकार डेटा ही कलेक्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ये है उन लोगों को फ़ायदा सरकार की योजनाओं का नहीं मिल पाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हम शॉर्टकट में NFHS बोलते हैं, तो ये जो NFHS है लार्ज स्केल में मल्टी राउंड का सर्वे होता है जिसको कंडक्ट कराया जाता है इन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करते हैं हाउस होल्ड से, घरों से। ठीक है, पूरे इंडिया में ये सर्वे कराया जाता है। कौन इसको कंडक्ट कराता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको कंडक्ट कराती है। इसने डिज़ाइन कर दिया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई एज द नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस। इस सर्वे के लिए एक मुंबई में संस्था है, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है, यही कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है। शॉर्टकट में इस संस्था को IIP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IIP, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई। IIPS भी आगे चल कर के कोलैबोरेशन का काम करती है विथ ए नंबर ऑफ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ में मिलकर के काम करेगी? फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करती है सर्वे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। NFHS का सर्वे कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? इसका गोल क्या है? ठीक है, ताकि सरकार को इसेंशियल डाटा मिल सके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मामले में। इसी के हिसाब से सरकार पॉलिसी और प्रोग्राम फिर चलाती है। इसके अलावा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशूज़। इसके अलावा भारत की पॉपुलेशन में कौन कौन से हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड इशू उठ रहे हैं उसका भी हमें यहाँ से पता लग जाता है। इस सर्वे के माध्यम से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि फर्टिलिटी क्या चल रही है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टलिटी क्या रेट है। फर्टिलिटी का मतलब होता है जन्म दर। ठीक है, इसके अलावा जन्म के टाइम में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, फैमिली प्लानिंग लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो महिला है और नवजात शिशु है उसका हेल्थ कैसा चल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा चल रहा है, पोषण का क्या स्टेटस है, एनीमिया का क्या स्टेटस है। इसके साथ साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस। जो फैमिली प्लानिंग सर्विस सरकार की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहीं फंड की बात कर लें तो जो रुपए पैसा है, द फंडिंग फॉर डिफरेंट राउंड्स ऑफ NFHS हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय USAID। कौन कौन देता है इसको पैसा? USAID देता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देता है, यूनिसेफ देता है, UNFPA एंड सरकार भी इसमें पैसा लगाती है। इतिहास की यदि हम बात कर लें तो जो NFHS का फर्स्ट वाला डाटा रहा था उसको पहली बार 1992-93 में कंडक्ट कराया गया था। फिर सेकंड वाला आया था
1998-99 के दौरान 26 पूरे के पूरे जो 26 स्टेट हैं वहाँ पर इसको लागू किया गया था। इसको पैसा मिला था USAID के द्वारा और एडिशनल सपोर्ट फिर दिया था यूनिसेफ ने। फिर आता है तीसरे नंबर का संस्करण 2005-06 के दौरान में, और इसको भी पैसा दिया था USAID ने। इसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट UK की तरफ से बिल एंड मेलिंडा गेट ने भी पैसा इसको दिया, यूनिसेफ ने दिया, UNFPA ने दिया और गवर्नमेंट ने दिया। फिर आता है चौथे नंबर का सर्वे 2014-15 के दौरान, ठीक है। और फिर आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 19 और 20 के दौरान में। तो अभी जो लेटेस्ट वाला डेटा हम यूज़ करते हैं वो NFHS 5 का ही इस्तेमाल करते हैं। 2019 से 21 का ही डेटा अभी ये चल रहा है। अब सीधे चलते हैं हम सीधे न्यूज़ की तरफ में। तो केंद्र सरकार का कहना है जो NFHS क्वेश्चनरीज है, NFHS के ऊपर जो क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं उनको जवाब ये है, जो डिसेबिलिटी का डाटा है ना तेज़ी के साथ में चेंज नहीं होता, इसलिए हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड डाटा को नहीं कलेक्ट करते हैं। डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो डाटा रहता है वो बहुत तेज़ी के साथ में नहीं बदलता है, एंड देयर इज़ नो रीज़न टू कलेक्ट दिस डाटा एवरी 3 ईयर। हर 3 साल में इसको डाटा कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है, ठीक है। जब क्रिटिसिज्म किया जाता है ओवर द एक्सक्लूजन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस इन द 6th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6, तो जो NFHS 6 है इसमें डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। वही 5वें नंबर का जो संस्करण रहा था उसमें ये ऑब्जर्वेशन लगाया गया था, जो डिसेबिलिटी का प्रसार है वो 1% रहा था रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, और 0.9% रहा था अर्बन एरियाज़ में। जबकि जो NSSO का एस्टिमेशन रहा था ईयर 2018 में 2.3% रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में और 2% रहा था अर्बन एरियाज़ में। तो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हमको देखने को मिल जाता है। इसके बाद और देख लेते हैं क्या क्या थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आई हैं। फिर वही जेट इंजन बनाने के बारे में भी एक थोड़ी सी न्यूज़ आई है कि ऑलमोस्ट जो डील चल रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो जेट इंजन डील से इंश्योर हो जाएगा 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू HAL, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि HAL को पूरा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 80% टेक्नोलॉजी दिया जाएगा जेट इंजन बनाने के मामले में। फर्स्ट इंजन इन 3 ईयर्स, ठीक है। पहला जो इंजन है वो 3 साल में आने वाला है। एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल कंपोनेंट F414 INS 6 विल बी एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। छोटे मोटे कंपोनेंट को यदि आप छोड़ देते हैं तो F414 INS का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में करी जाएगी। 2012 डील हैड ओनली 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। 2012 में जो डील हुई थी उसमें 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रहा था, ऐसा कहना है अमेरिका ऑफिशियल का। एडिंग दैट करंट एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ ट्रस्ट इंडिया इवोक इन द US एंड स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी दैट कंट्रीज शेयर। इसके अलावा भी कुछ की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडिया को। इसमें इंक्लूड है स्पेशल कोटिंग जंग विरोधी, ठीक है, जंग विरोधी कोटिंग भी इंडिया को ट्रांसफ़र करी जाएगी। कास्टिंग की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा मशीन एंड कोटिंग फॉर सिंगल क्रिस्टल फॉर टरबाइन ब्लेड। टरबाइन की ब्लेड जो रहती है सिंगल क्रिस्टल वाली, इसके लिए मशीनिंग एंड कोटिंग प्रोवाइड करी जाएगी। कास्टिंग, मशीनिंग एंड कोटिंग ऑफ नोजल गाइड वैन। नोजल गाइड वैन्स के लिए क्या क्या किया जाएगा? कास्टिंग होगी, मशीनिंग होगी और कोटिंग होगी। ब्लिस्क मशीनिंग, फोर्जिंग मतलब पावर मेटलर्जी डिस्क फॉर टरबाइन, मशीन ऑफ थिन वेल्ड टाइटेनियम केसिंग, फ्रिक्शन इनर्शिया वेल्डिंग फॉर फैन एंड आफ्टर बर्नर। तो फ्रिक्शन इनर्शिया वेल्डिंग टेक्नोलॉजी भी की जाएगी फैन के लिए और बर्नर के लिए। इसके अलावा पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट PMC बोला जा रहा फॉर बाईपास पॉलीमर डक्ट। पॉलीमर डक्ट को बाईपास करने के लिए PMC दिया जाएगा।
CMC दिया जाएगा, जिसको सिरामिक मैट्रिक कंपोजिट बोलते हैं, LPNGV के लिए। फ्लैप्स है, लेज़र ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है कंबस्टर के लिए, बॉटल बोरिंग है शाफ्ट के लिए। तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, और हमको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एकदम टेक्निकल हैं। जो इंजन है ना उसके पार्ट्स के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट वाली जो आज हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो फॉरेन पेज से आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप देखोगे ना तो बहुत सारे जो हमले हैं इजराइल की तरफ से गाजा वाली पट्टी में किया जाता है, उसके ऊपर तो अमेरिका कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहेगा उस मामले में। लेकिन वहीं जब यूक्रेन के ऊपर रसिया ने आक्रमण कर दिया है तो उसके लिए एकदम खड़े हो गए। तो ये जो दोहरा वाला व्यवहार किया जाता है अमेरिका के साथ में, ये सही नहीं है। बहुत सारे जो देश हैं अमेरिका के साथ में आ गए हैं, ठीक है। साथ में इसलिए आए हैं क्योंकि वो ज़्यादातर जो है अपनी चलाते रहता, सैंक्शन लगाने की बात करता है। यूएस का साथ दिया जा रहा है यूके के द्वारा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने आरोप लगाया है रसिया के ऊपर कि रसिया कॉम्बैट डॉल्फिन को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है क्रीमिया में। क्रीमिया को क्या है, हड़पा था रसिया ने 2014 में, वो भी पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। अब उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये मछलियों को भी जो है ट्रेनिंग कर रहा है ताकि लड़ाई लड़ सके यूक्रेन से। अब यूक्रेन को तो ऑलरेडी वो हरा ही चुका है, तो इसके लिए वो डॉल्फिन का सहारा लेगा। ब्रिटिश मिलिट्री जासूस ने फ्राइडे के दिन कहा है रसिया ट्रेनिंग दे रहा है कॉम्बैट डॉल्फिन्स को एनेक्स्ड क्रीमियन पेनिसुला में ताकि काउंटर कर सके यूक्रेन के फोर्स को। तो उसने जो हड़पा है क्रीमिया को, क्रीमिया में ही ये ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा ब्रिटिश मिलिट्री जासूस का कहना है। इसका जो लेटेस्ट अपडेट रहा है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, यूके डिफेंस इंटेलिजेंस का कहना है रशियन नेवी ने इन्वेस्ट किया है काफ़ी बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी के ऊपर। कहाँ पर, ब्लैक सागर के बेड़े में, ब्लैक सागर के फ्लीट के मेन बेस में, और जगह का नाम है सेवेस्टोपोल सिंस लास्ट ईयर। इसमें इंक्लूडिंग है लीस्ट 4 लेयर ऑफ नेट, ठीक है। कम से भी कम यहाँ पर आपको 4 लेयर वाली नेट्स देखने को मिल जाती है। बूम्स अक्रॉस द हार्बर एंट्रेंस इन रिसेंट वीक। These defenses have highly likely also been augmented by an increased number of trained marine mammal, और इनमें आपको ट्रेंड मैरीन मैमल भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं रसिया की नेवी ने यूज़ किया था बेलुगा वेल्स को एंड सील्स को फॉर ए रेंज ऑफ मिशंस इन आर्कटिक वाटर, ऐसा अपडेट से पता चला है। तो किन किन को ट्रेनिंग दे रहा है, बेलुगा वेल्स और सील्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रसिया के द्वारा।